इस लड़ाई की कह लीजिए या इस हालात तक पहुंचने की कह लीजिए या जो भी इसको नाम दे लीजिए, इसकी असल वजह क्या बनी? सर वो लोग नहीं समझ पा रहे, कुछ बताएंगे आप, क्लैरिटी देंगे? जी मेहरबानी जाट साहब, इसकी जो वजह है वो सब अपना 9 साल तो कोई मसला मसाइल नहीं हुए। हालांकि इसमें जहांगीर खान साहब का नुकसान भी हुआ जब वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया, और तो उसका सबका पॉलिटिकल कैरियर एक चीज का खत्म हो गया एक किस्म का। तो उसके बावजूद वो साथ रहे पूरे इलेक्शन में। 2018 में हर मेहनत करने के बाद सारा कुछ ठीक किया। हुकूमत बनाने में भी उन्होंने काफी इमदाद की, जो हुकूमत उनसे हो सकता था, जो काम उनसे हो सकता था वो किया। अल्टीमेटली दोस्तों ने, बाकियों ने भी जो जरूर कुछ किया होगा। तो एक हुकूमत सूबा पंजाब में और KPK में और फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ी थोड़ी मेजॉरिटीज के साथ बन गई। KPK में तो खैर लार्ज मेजॉरिटी थी। तो इसके बाद चंद लोग जो हासिद थे, जो जहांगीर साहब का रोल हमेशा उनको अटकता था उनके जहन में, खटकता था उनके जहन में, तो वो कोशिश में रहे कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी ये क्यों एक नज़दीक है और हुकूमत चलाने में इमदाद कर रहे हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं। उनके मुताबिक तो इंटरफेरेंस थी, मगर तो वो असिस्ट कर रहे थे। तो ये चलते चलते जब एक चीनी का बुहरान आया 2018 के एंड में और 2019 के शुरू में, तो उस वक़्त जो कीमतें बढ़ी और उसकी जो जितनी भी वजूहात थी, उन्होंने मौका पाकर सारा का सारा मलबा जहांगीर खान और उनके टीम पे डाल दिया कि ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। तो वो एक किस्म की बदगुमानी शुरू हुई और उसमें बहुत सारे दफ्तर में जो लोग थे जिनके ज़हन में था कि जहांगीर खान क्यों इतना इंटरफेयर करता है उनके काम में, क्योंकि वो काम जानते नहीं थे और काम में उनकी कुछ दिल लगी भी नहीं थी। और इमरान खान जिस स्पीड से काम करना चाहते थे और जितने उनके पास मसले मसाइल थे, जो इतने पिछले 10-15 साल के अंदर जितना भी हुकूमतों में कमी पेशी रह गई थी, वो उसको जल्दी सॉल्व करना चाहते थे। तो उनके दफ्तर में जो इस किस्म की स्पीड भी नहीं थी, ना अहलियत भी नहीं थी ऐसे लोगों की। तो उन्होंने जहांगीर खान के खिलाफ एक महाज बनना शुरू कर दिया। और चूंकि उनकी कुर्बत इमरान खान साहब के साथ ज्यादा थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको पॉइजन करते रहे। चलते चलते सारी चीजें जो अच्छी थी वो अपने नाम लगाते रह गए, जो खराब थी वो जहांगीर के साथ, और पर्टिकुलरली चीनी का मसला। तो वो जब ये चीनी की कीमत बढ़ी, उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट ने खुद सब्सिडी दी। सब्सिडी में भी चूंकि जहांगीर खान एक प्लेयर तो थे इसमें चीनी की प्रोडक्शन में, तो नेचुरली उनकी मिलों में भी लोग थे और वो भी शेयर होल्डर थे, उन्होंने भी उसमें शेयर लिया। तो वो उन्होंने उसको फिर बढ़ा चढ़ाकर और बदगुमानी पैदा करने में कामयाब हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ताल्लुकात में कमी आ गई और फिर उन्होंने एक केसेस बनाकर उनको एक मुश्किल में फंसाने की कोशिश की। और उस केसेस में भी उन्होंने गलत बयानियां की बहुत सारी, जो कि अब आकर कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें जब सब साथियों ने, उनके 30 एक बंदे थे, उन्होंने जाके समझाया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो फिर उसके ऊपर एक इंक्वायरी नई करने की प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की और कहा कि अच्छा एक न्यूट्रल आदमी मैं इस पे लगा के आपके खदशात दूर करने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखें अब उसके ऊपर क्या होता है। मैं सर थोड़ी सी मैं पीछे ये सारा कुछ ठीक है, मैं उसकी डिटेल काफ़ी हद तक समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ हम नुक्तों पर बात कर लें। अब इस बात का आपका दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कुछ कानों के कच्चे थे, या ऐसा रूलर कोई भी जो रूल करता है और उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो और अब वो इक़्तिदार के अंदर बैठे, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको इस किस्म का फीड कर रहे हैं। इसका दूसरा ये मतलब निकाला जाए जो आप आंसर दे रहे हैं? ये जो महल्लाती साजिशें
कोई अज़ल से ये काम होता रहा है और अभी भी आइंदा जो भी होगा वहाँ जरूर चलता रहता है। ठीक है। और चाहिए तो ये, और मेरा एक दफ़ा इमरान खान साहब से पर्सनली एक दोस्त ने, जो पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, वो मेरे बारे में गलत बयानी करके इमरान खान साहब को बातें करते थे। तो मैंने एक दिन खान साहब को कहा जी इनको बुला लें और मेरे सामने जो भी मेरे खिलाफ इल्जाम आते हैं वो जनाब मेरे सामने मुंह पे कर दें। और फिर इमरान खान ने पहली दफा जिंदगी में मेरा वो कहना माना और उनको बुला लिया। जब वो बंदे साथ अपने 15-20 बंदे लेकर आए तो मैंने जब अपनी बात समझाई तो हैरान रह गए इमरान खान। और मीटिंग के बाद मुझे उन्होंने SMS किया कि इसहाक खान वेल डन यार, मैं तो नहीं समझता था कि ये तुम्हारा इतना वो जो बढ़ चढ़ के बता रहे थे, तुमने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया, आई एम थैंकफुल टू यू। ये मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड में मेरे मौजूद है, जो उन्होंने आज तक कभी बहुत कम लोगों को तारीफ की होगी क्योंकि वो इस तरह का काम करते नहीं है। तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि जी आपने ये किया। तो मैंने ये कहा कि जनाब जब आपके सामने कोई लोग आकर गलत बयानी करें तो आप मेहरबानी करके अपनी सहूलत के लिए जिनके खिलाफ शिकायत हो रही है उसको भी बुला ले, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा कि आइंदा के लिए आपके पास ये गलत बयानी करने वाले लोग जो कानों में आकर गलत बातें करते हैं वो सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। मगर वो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सबको बैठे। हालांकि मैंने कहा 1-2 दफा करेंगे सबको बेहतरीन तरीके से मैसेज पहुंच जाएगा। कोई इस किस्म की आइंदा शिकायतें और झूठी शिकायतें और कान भरने वाले बंदे कामयाब नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा मैं सर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपने बात किया कि प्राइम मिनिस्टर से वक्त की मुलाकात हुई और कुछ रिलीफ की बात हुई और आपने जिक्र किया कि इंक्वायरी के हवाले से भी उन्होंने हमें काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल नुकता मैं जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर FIA हैं उनको FIA से भी जो है वो साइड पर कर दिया गया, इंक्वायरी से भी हटा दिया गया, लेकिन इनके ऊपर जो इनके अफसर थे ADG अबू बकर साहब वो इस सारे मामले को अब लीड कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं। तो टीम तो वही है जो उसको लेकर चल रही है, उनमें से जो एक उनका सबऑर्डिनेट है डॉक्टर रिजवान उनको उन्होंने साइड पे कर दिया। तो इंक्वायरी वो मामला वो टीम तो एज इट इज़ है, उसमें क्या रिलीफ मिला, थोड़ी सी उसकी डिटेल अगर आप हमें बता सकें। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर रिजवान साहब के जो आदमी थे उन्होंने आकर बड़ी बदअखलाकी की जहांगीर खान के दफ्तरों में, जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पर आकर उन्होंने जो कैमरे लगे हुए थे अपने स्टाफ के कुछ एडवेंचरस भी थे उनके बारे में कहा जाता है डॉक्टर रिजवान के बारे में। जी हाँ, ये उन्होंने ये काम किया तो उसकी वजह से कुछ खिफत नाराजगी बढ़ गई। मगर अब डॉक्टर साहब तो वही हैं, वो तब्दील तो नहीं हुए। सिर्फ ये है कि उन्होंने इंक्वायरी भी मुकम्मल कर दी है, उन्होंने 3 FIR भी करा दी हैं। तो FIR करने के बाद तो उनका बहुत कम प्रोसिक्यूशन का काम तो उनका बहुत कम रह जाता है ना। वहां तो फिर अदालत आ जाती है, फिर गवाह आ जाते हैं, तो वो तो फिर बराबर की चीजें आ जाती है ना उसमें। फिर उनका अमल तो उस वक्त था जब वो FIR बना रहे थे। FIR तो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब झूठी FIR है, तो मुझे कहे ना तो मैं जिसके बारे में कहे मैं तो वलीउल्लाह हो तो उसके खिलाफ भी FIR करवा सकता हूँ और खुद कर सकता हूँ। FIR का क्या मतलब है? पाकिस्तान के अंदर किस आदमी के खिलाफ FIR नहीं हुई? इमरान खान के खिलाफ खुद FIR कराई गई अपना नवाज शरीफ के वक्त में उनके जी इन्होंने PTV के दफ्तर आके तोड़ा है, वो क्या सच्ची FIR थी? फिर अपना मुशर्रफ साहब के वक्त में एक FIR कराई जब उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की इमदाद की, उस पर लिखा हुआ था कि इन्होंने दहशतगर्दी की है और DG खान में उनको बंद रखा गया कुछ अरसे के लिए, तो वो उसकी सजा 15 साल थी दहशतगर्दी की। FIR है तो जनाब इसका मतलब ही कोई नहीं है। किसी को कह दिया जाए छोटे मामूली अफसर को, वो SHO के लेवल का बंदा FIR मैं सर एक आदमी को भी गुनाहगार बना सकता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, आखिरी और बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। अब इस सारे जो इत्तेहाद है हम ख्याल लोगों का, जिसमें राजा रियाज साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, अब इसमें आपने आज़ाद 11 उम्मीदवार गालिबन हैं जो शामिल किए हैं, जिसके अंदर बहावल नगर से भी आपके साथ कैंडिडेट हैं। इसकी क्या श्योरिटी है कि ये इत्तेहाद यूं ही रहेगा, इस इत्तेहाद को ब्रीच करने में या इसको तोड़ने में कोशिश नहीं हो रही होगी या टूट नहीं जाएगा? इसकी कैसी श्योरिटी देंगे आप लोगों को? ज़रा लोगों ने वोट दिया, वो आप देखते हैं आपकी तरफ। इसकी भाई साहब बुनियाद आप देखें, बुनियाद क्या है इन दोस्तों की इकट्ठे होने की? इनकी बुनियाद में दो अवामिल हैं। एक अमल ये है कि जी वो जहांगीर खान को समझते हैं
कि उनके साथ ज्यादती हुई है। एक तो बुनियाद ये है कि वो सच है या गलत है वो अलग दरकिनार, वो समझते हैं, उनकी निगाह में ये है। जब कल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को यही कहा कि हमारी निगाह में हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम समझते हैं कि जहांगीर खान का इस किस्म का रवैया और उनका जो पूरा माजी है वो इस किस्म का नहीं है। लिहाजा एक तो ये है। दूसरा अमल ये है कि इन लोगों को जब शामिल करने के बाद जो 11 आदमी और बाकी जो 15-16 आदमी और हैं, वो भी इसलिए थोड़ी सी उनकी नाराजगी है कि उनके साथ पॉलिटिकल हैंडलिंग करने वाला पूरी पार्टी में कोई रह नहीं गया। मतलब है, आप बताएं ना, लेकिन अगर इन लोगों का जो सेकंड कंसर्न है सर, ऐसा करे, फेडरल गवर्नमेंट में कौन आदमी है? एक मैं आपको बताऊं, एक जो बड़े सीनियर एमएनए हैं वो एक दफ्तर में गए तो उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको पूछते हैं आप कौन है? उन्होंने कहा जनाब मैं आपका एमएनए हूँ। ओह अच्छा तो आप नए होंगे। उसने कहा नहीं साहब मैं तो 3 दफा एमएनए रहा हूँ और 1 दफा वफाकी वजीर भी। लेकिन सर वही सवाल है ना, पहचानने वाले ने कहा जो यार मिला करे ना फिर आपको पता लगे। तो इस किस्म की जो अगर सवाल वही है, रवैया है, सवाल वही है, उस रवैये ने लोगों को मजबूर किया है कि वो किसी अम्ब्रेला के नीचे आए और वहां अपना दुख सुख। अगर उनका सेकंड कंसर्न जो आप कह रहे हैं रवैया है और उनकी बात नहीं सुनी जाती या उनके साथ राब्ते नहीं रखा जाता, अगर ये एड्रेस हो जाता है तो इसकी क्या श्योरिटी है कि जो उनका पहला कंसर्न था जहांगीर खान तरीन साहब वो वैसे ही रहेगा और वो डटे रहेंगे, कहेंगे जी हम ताल्लुक? मैं नहीं कह रहा, यानी कि देयर इज अ चांस है। मैं तो ये भाई साहब डार साहब, मैं ये एक तबीयत, एक निजाम, इसके अंदर लोग काम करने वाले, अखलाक से पेश आने वाले, लोगों को संभालने वाले बंदे, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कोई मशीन है जहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं? ये एक कल्चर है पार्टी का, उसके अंदर ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को संभालते हैं और उनको साथ मिला के चलते हैं, उनके दुख और दर्द में शामिल होते हैं। उनको कौन आदमी है? बिल्कुल ठीक है, उनको साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल जी ठीक।